मैं राहुल कुमार, स्वागत है आपका बरनिम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे बिहार बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इस वीडियो में हम बताएंगे 1 से लेकर 30 क्वेश्चन, और ये जो वीडियो है 19 तारीख की 12वां महीना 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है 12 से 1 शिफ्ट के। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या फिर MS एक्सेस या फिर और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, जो प्रैक्टिकल रहेगा उसे आपको प्रैक्टिकल करके कोशिश करेंगे, दिखाएंगे और उसे समझाएंगे। और जितने भी सारी चीज़ रहेगा प्रैक्टिकली ऑप्शन या फिर शॉर्टकट की रहेगा, उसे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि क्लाइंट स्लाइड अंतर क्रियाशीलता जो है वो किसके लिए गति मतलब किस गलत स्क्रिप्ट लैंग्वेज की पहचान है। तो ये इसे फ्रोटॉन जो लैंग्वेज है, एक लैंग्वेज होता है जैसे C++, जावा इस तरह से होता है, जावा स्क्रिप्ट होता है, तो उसी प्रकार से यहाँ फ्रोटॉन लैंग्वेज है वो क्या है, इसके लिए ये गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो जैसे देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में तो यहाँ पर से DVD आता है, कॉम्पैक्ट डिस्क आता है, ब्लू रे डिस्क आता है, लेकिन जो रैम होता है वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं होता है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, 4 नंबर होगा। यानी कि देखिए ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस का मतलब हो गया कि जिसमें कि बहुत ज़्यादा देर तक वो आपका डाटा को स्टोर करके रख सके, लेकिन रैम ऐसा नहीं करता। रैम क्या करता है, जैसे आप इनपुट दिए, उसमें इंस्ट्रक्शन या फिर डाटा गया और वो तुरंत क्या होता है, फिर ख़त्म हो जाता है। यानी डाटा को सिर्फ एक्सेस करने का काम करता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा देर डाटा को स्टोर नहीं किया जाता, इसीलिए वो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है कि कृपया निम्नलिखित सेल्स के कंटेंट्स को देखें और उसे एक फार्मूला के तौर पे समझाएं और उसे सॉल्व करें, और उसका आंसर क्या आएगा इस चीज़ के लिए बाकी आप ऑप्शन से टिक करें। तो जैसे यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ 2 और यहाँ पर लिखा हुआ 4, कॉलम नंबर A है और कॉलम नंबर B, और यहाँ पर से बोला गया है कि C नंबर कॉलम में आप ये फार्मूला लगाइए कि इक्वल टू दीजिए, उसके बाद फिर 2 पे क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पर प्लस का सिंबल दीजिए, उसके बाद डॉलर का सिंबल देकर B1 यानी कि इस पर क्लिक कर दीजिए, और ये सारा चीज़ करने के बाद जो भी चीज़ें आएगा उसको कॉपी करके D1 में पेस्ट कर दीजिए और देखिए क्या रिजल्ट आता है। तो इसके लिए आपको एक्सेल ओपन करना होगा। तो जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर से एक्सेल का फाइल है, और इस एक्सेल के फाइल को हम यहाँ पर से थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पर से जैसे 2 लिख देते हैं, और 2 लिखने के बाद यहाँ पर से 4 लिख दिए फिर अगला कॉलम में, और उसके बाद फिर फॉर्मूला जैसे बोला गया था लगाने के लिए, तो हम इक्वल टू देंगे और पहला सेल पे क्लिक किए, फिर प्लस का सिंबल दे देंगे। फिर प्लस का सिंबल देने के बाद यहाँ पर से डॉलर का सिंबल की चर्चा किया गया था, तो डॉलर का सिंबल देने के बाद बी, और सॉरी यहाँ पर से बी नहीं होगा, यहाँ पर तो C1 होगा, तो यहाँ पर से C लिख दिए। C लिखने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर से देख सकते हैं 1 का ऑप्शन है, तो इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर C1 इसलिए होगा क्योंकि हम यहाँ पर से स्टार्ट ही किए हैं B1 से, इसलिए यहाँ पर से C1 होगा। अगर एक और उधर रखते हैं तो मतलब वहाँ पर से B1 होता, तो इसके लिए हम यहाँ पर से लिख के इंटर प्रेस करेंगे। तो ये क्या होता है कि ये दोनों नंबर को जोड़ देता है, और ये जब नंबर को जोड़े उसको कॉपी किए और उसके जस्ट बगल वाला पे सेल पे क्लिक करेंगे, तो आंसर यहाँ पर से 8 आ रहा है। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि 8 ऑप्शन में भी दिया हुआ है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि B1 या फिर C1 में ही, बस एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर से बताया गया था, उसी के आधारित पे आपको भी हम वहाँ पे बता दिए। अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, 3 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि डैश डैश पाई चार्ट का उपयोग ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करने की श्रेणी के मूल्यों की तुलना करने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए हम लोग पाई चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आपको ऊर्ध्वाधर दंडों का उपयोग करने के लिए अलग अलग श्रेणी के मतलब बांटने के मूल्य में आपको तुलना करना है, तो उसके लिए आपको पाई चार्ट का इस्तेमाल करना होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है कि विंडो XP में एक डैश डैश है जो कि उपयोगकर्ताओं, यानी कि उपयोगकर्ताओं मतलब क्या होता है, यूजर को कोड लिखने बिना काम करने की अनुमति क्या करता है, प्रदान करता है। तो उसे हम लोग कहते हैं ग्राफिक यूजर इंटरफेस। यानी कि विंडो XP में एक ऐसा फंक्शन है, या फिर कहिए कि विंडो जितना भी तरह का विंडो से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, सब में क्या है, ग्राफिक यूजर इंटरफेस है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस उसे कहते हैं जिसमें कि हर एक चीज़ का आइकन्स के तौर पे बनाया हुआ हो, जैसे फाइल बंद करने का, कट करने का आइकन्स, ओपन करने का आइकन्स, हर एक चीज़ का आइकन्स के तौर पे बना हुआ होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस कहते हैं।
और जिसमें मतलब आइकन्स नहीं हुआ करता था, जिसमें हर एक काम करने के लिए कोडिंग अप्लाई करना होता था, डॉस बेसिस जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। तो उसमें कोई भी काम, अगर आपको एक फाइल ओपन करना है तो उसके लिए आपको कोड आना चाहिए, या फिर फाइल बनाना है तो उसके लिए भी कोड आना चाहिए। इस तरह से हर एक काम करने के लिए कोडिंग करना पड़ता था। लेकिन जो विंडो सॉफ्टवेयर होता है, विंडो में किसी भी तरह का कोई कोड करने की जरूरत नहीं है। सारे एक सब चीज का एक आइकन्स के तौर पे बनाया हुआ रहता है, और उस आइकन्स पे आप क्लिक कीजिए, वो वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 6 है कि मेल मर्ज हेतु एमएस एक्सेल डेटा स्रोत फाइल बनाने की सुनिश्चित करें, संबंधित डेटा को डैश डैश से शामिल होना होगा। यानी कि जब भी आप एमएस एक्सेल में, सॉरी एमएस वर्ड में आपको मेल मर्ज बनाना है तो एमएस वर्ड का इस्तेमाल करना होगा। और एमएस वर्ड में अगर आप मेल मर्ज बना रहे हैं तो एमएस एक्सेल का डाटा स्रोत को अगर आप ला रहे हैं तो ये है कि आप जान लीजिए कि जो वर्कबुक होता है, यानी कि एक्सेल का फाइल जो होता है, तो उसका सबसे पहला जो सीट रहेगा, यानी कि सबसे पहला स्लाइड मतलब सीट जो रहेगा, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन लिखा हुआ रहेगा उसी को वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि एमएस एक्सेल 2016 में सेलेक्टेड सेल के आउटलाइन बॉर्डर जोड़ने की शॉर्टकट की क्या होती है। तो इसका दो शॉर्टकट की होता है। एक शॉर्टकट तो कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 होता है, और दूसरा शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एंड जो बटन है वो होता है। तो इसे भी आपको प्रैक्टिकली हम दिखा देते हैं। तो जैसे यहाँ पर से एक्सेल ओपन किए, इस तरह से सेलेक्ट कर लिए, अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस यहाँ पर से 7 बटन प्रेस करते हैं तो ये क्या होता है, देखिएगा इस तरह से एक लाइन क्रिएट हो जाता है यहाँ पर से बॉर्डर। और उसी प्रकार से सेलेक्ट करके अगर आप यहाँ पर से एंड बटन को यहाँ पर से प्रेस कीजिए, या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड कीजिए, देखिएगा इस तरह से वो लाइन आ जाएगा। तो दोनों सेम ही चीज है कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 7 बटन प्रेस कीजिए या फिर एंड बटन प्रेस कीजिए, क्योंकि ये जो 7 है उसी के अंदर एंड का सिंबल लगा हुआ होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक यूजर एक्सेल वर्कशीट में एक स्तंभ मतलब कॉलम को सम्मिलित करने के लिए कोशिश कर रहा है, वह ऐसा करने की क्षमता नहीं संभावित करना क्या हो सकता है इसके लिए। यानी कि जो अब वो कॉलम में किसी भी तरह के कॉलम को एडजस्ट करना चाह रहा है, एक कॉलम को क्रिएट करना चाह रहा है, या फिर डिलीट करना चाह रहा है, या किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करना चाह रहा है, और वो काम ये नहीं कर रहा है, वो मतलब वो जो काम करना चाह रहा है वो उसमें हो नहीं पा रहा है। तो इसके लिए ये जरूरी है कि वो फाइल क्या होगा, पासवर्ड से लगा हुआ है। यहाँ पर से बताया गया है कि वर्कबुक क्या किया गया है, वो वर्कबुक सुरक्षित है, उसका स्ट्रक्चर जो बनावट है पूरा सुरक्षित किया हुआ है, इसीलिए उसमें कोई भी तरह का एक्टिविटीज नहीं हो सकता है। अब बताते हैं कि पासवर्ड लगाया कैसे जाता है, सुरक्षित कैसे किया जाता है। तो इसके लिए आपको रिव्यू ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो जब आप रिव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर से देखिएगा कि प्रोटेक्ट सीट और प्रोटेक्ट वर्कबुक दोनों फंक्शन दिया हुआ है। तो आप जब यहाँ पर से जो भी पासवर्ड देकर आप लॉक करना चाहते हैं तो आप लॉक कर दीजिए। तो ना तो आप इसी में किसी भी तरह का रो को आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर से होम पे जाना होगा, और यहाँ पर से देखिएगा कि इंसर्ट वाला फंक्शन में इंसर्ट रो और कॉलम जैसी चीज़ों को इसमें हटा दिया गया है। तो उसी तरह से आप वहाँ पर से हटा सकते हैं। फिर से अगर आपको उस पर किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग करना है तो उसके लिए रिव्यू पे पहले जाना होगा, और अनप्रोटेक्ट करके जो भी पासवर्ड आप रखें तो वो पासवर्ड टाइप कीजिए, उसके बाद आप किसी भी तरह का एडिटिंग कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसी सेल की कंटेंट्स के बाएं रेखिक यानी कि बाएं लाइन हेतु निम्नलिखित में से किस विकल्प पर बटन पर उपयोग किया जाएगा। तो 1 नंबर में, यानी कि देखिएगा किसी एक्सेल में आप 3 प्रकार से किसी भी सेल के अंदर कुछ भी चीज़ें को आप लिख सकते हैं। जैसे अगर हम कोई भी लिखे, जैसे यहाँ पर से लिखे अपना एक नाम लिखें, तो ये क्या हुआ कि सेल के लेफ्ट साइड में स्टार्ट हुआ, यानी कि बाएं तरफ हुआ, और हम चाहेंगे तो इसे ज़रूरत पड़ने पर इस पर क्लिक किए, फिर होम में चले जाएंगे। होम में जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा 3 अलग अलग तरह का यहाँ पर से सिंबल शो कर रहा है। पहला तो लेफ्ट है यानी कि बाएं तरफ है, दूसरा यहाँ पर से सेंटर यानी कि बीच में है, और तीसरा जो यहाँ पर से राइट है यानी कि दाहिने तरफ है। तो ये 3 तरह का फंक्शन को आप यहाँ पर से लगाया जा सकता है। इसके अलावा 3 और भी होते हैं जो कि वो ये तो आपको चौड़ाई पर डिपेंड किया कि लेफ्ट होगा, राइट होगा, सेंटर होगा। उसी प्रकार यहाँ पर से देखिए बॉटम है, मिडिल है, अपर है, इस तरह से चीज़ों को भी आप सेट कर सकते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन बड़ा ही इजी है। क्वेश्चन यह है कि निम्नलिखित का मिलान करें। तो यानी कि मिलान करने की जब चर्चा आया है तो सबसे पहले नंबर इसके अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, तो ये एक स्मार्ट आर्ट है, स्मार्ट आर्ट का डिजाइन है, स्मार्ट आर्ट का फंक्शन है। तो 1 नंबर का आंसर होगा डी नंबर होगा। दूसरा में ये जो हम देख रहे हैं ये इसका नाम है शेप, यानी कि जो दो का आंसर होगा ए नंबर होगा। फिर तीसरा में जो देख रहे हैं टेबल, यानी कि तीसरा का 3 ही होगा। और चौथा का जो हम लोग यहाँ पर से पिक्चर देख रहे हैं तो चौथा का आंसर बी नंबर होगा। यानी कि अगर आपको ऑप्शन के तौर पे बताएं यहाँ पर से आंसर के तौर पे, तो यहाँ पर से 1 नंबर का डी आ गया,
उसके बाद इसलिए आया क्योंकि एक नंबर में क्या दिया हुआ भाई, तो एक नंबर में सबसे पहले यहाँ पर से स्मार्ट आर्ट दिया हुआ, तो स्मार्ट आर्ट के आंसर क्या आ गया, यहाँ पर से डी आ गया, 2 का ए, 3 का सी और 4 का बी, इस तरह से करके आपको मिलान करना था, तो आपने मिलान किया। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में हाइपर लिंक सम्मिलित करने के लिए इंसर्ट करने की क्या शॉर्टकट की होती है। तो एमएस पावर पॉइंट 2016 हो या 2007 हो या 2010 या 2013, आपको जब भी हाइपर लिंक इंसर्ट करना होगा तो कंट्रोल+K बटन का आपको ही इस्तेमाल करना होगा, और नहीं तो फिर आप बाय ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चाहे एमएस वर्ड हो या फिर एक्सेल हो या फिर पावर पॉइंट हो, किसी भी तरीके चीज़ों को आपको हाइपर लिंक उसमें इंसर्ट करने के लिए, जैसे अगर आपको इसमें हाइपर लिंक इंसर्ट करना है तो कंट्रोल+K बटन प्रेस कीजिएगा, और इसमें देखिएगा बहुत सारे लिस्ट ओपन होगा, और जिस भी चीज़ों को आप लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। वो चीज़ क्या होगा, यहाँ पर से वो एक लिंक के थ्रू यहाँ पर से आ जाएगा। और यही चीज़ अगर आपको बाय ऑप्शन से करना हो तो आप यहाँ से इंसर्ट पे जाइए, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर से आप यहाँ पर देख सकते हैं लिंक के ग्रुप में हाइपर लिंक ऑप्शन मिलेगा ही, और इनमें से आप किसी भी तरह का फाइल को या फिर कहिए कि किसी भी तरह की चीज़ों को भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 11 के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का एक भाग नहीं है। तो पेन ड्राइव क्या है, सीपीयू का भाग नहीं है। बाकी सारे चीज़ें जो वहाँ पर हम लोग देख रहे हैं बाकी सब सीपीयू का है, जैसे रजिस्टर जो है वो सीपीयू का है, कंट्रोल यूनिट सीपीयू का है, एएलयू यानी कि अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट भी सीपीयू का है, लेकिन पेन ड्राइव सीपीयू का नहीं है, क्योंकि पेन ड्राइव जो है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर करके हम लोग एक सिस्टम से दूसरे, या फिर कहिए कि यूँ कहिए कि एक डिवाइस से हम लोग दूसरे डिवाइस में डाटा को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके। फिर क्वेश्चन नंबर है 13 कि मेल मर्ज में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा स्रोत नहीं है। तो ये जो नोटपैड देख रहे हैं वो एमएस वर्ड में मेल मर्ज के अंदर जो काम करते हैं उसमें नोटपैड का किसी भी तरह का कोई ज़रूरत नहीं होता है, आउटलुक का इस्तेमाल होता है। आउटलुक का जब फाइनल काम हो जाता है तो आउटलुक के जरिए ही क्या होता है, दूसरे के पास मेल कर दिया जाता है। फिर एक्सेल वर्कशीट का इस्तेमाल होता है, क्योंकि आप उसके डाटा में जो इन्फॉर्मेशन लिखा गया उसे आप ला सकते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन एमएस एक्सेल जो यहाँ पर से नोटपैड की जिक्र कर रहा है तो ये इसमें नोटपैड इसमें नहीं होता है मेल मर्ज के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है कि आमतौर पर कुरियर कंपनी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो बारकोड रीडर जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है, वो कोड या फिर कहिए कि मतलब प्रोडक्ट है उसके मतलब कोड एक तौर पे होता है, तो उसके चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक डैश डैश एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के बीच डेटा पैकेज को आगे बढ़ाता है, तो उसके लिए हम लोग राउटर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग में से इनमें जानते होंगे कि वाईफाई का राउटर होता है, तो वाईफाई के राउटर में क्या होता है कि एक इंटरनेट इन करता है, और उससे क्या होता है बहुत सारे इंटरनेट बाहर होता है। तो अगर आपके अंदर इंटरनेट है और उसे आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, दूसरे के साथ देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको राउटर का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन अस्टाइल समूह का हिस्सा नहीं है। अस्टाइल समूह होता कहाँ पे है, तो आप अगर एक्सेल में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर होम पे क्लिक कीजिएगा, तो देखिए यहाँ पर से है सबसे पहला नंबर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, उसके बाद नंबर, उसके बाद स्टाइल। तो स्टाइल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, फॉर्मेट स्टेबल है, उसके बाद फिर सेल स्टाइल है। लेकिन ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा नहीं है, तो ये आंसर होगा यहाँ पर से ए नंबर होगा। आंसर ए नंबर इसलिए होगा क्योंकि वो जो था वो सेल का चीज़ का था। जैसे यहाँ पर से आप सेल देख रहे हैं ना, सेल पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक करिएगा, तो आप यहाँ पर से किसी भी तरह का आप कोई भी तरह का सीट को आप यहाँ पर से क्रिएट कर सकते हैं, रो को भी कर सकते हैं, कॉलम को भी क्रिएट किया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर है उसके बाद फिर 40 बोल रहे हैं कि इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 17 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कार्य पात्रकों को संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये जो 4 नंबर में देख रहे हैं वो एकदम कथन क्या है, गलत लिखा हुआ है। गलत ये इसलिए है क्योंकि इसमें लिखा गया कि किसी वर्कबुक का कोई वर्कशीट किसी अन्य वर्कबुक में कॉपी नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। जबकि एक्सेल के फाइल को अगर आप किसी भी वर्कशीट में हैं या फिर किसी भी सीट में हैं तो उसे उस जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए आप बहुत ही आसानी तरीका है कि उस पर राइट क्लिक कीजिए, इसमें कॉपी और मूव का ऑप्शन मिलेगा, और यहाँ पर से आप उस पर क्लिक कर लीजिएगा, और जहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर से कंट्रोल+ भी प्रेस कर दीजिएगा, और वो चीज़ सारा चीज़ मतलब वही टेलीकास्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि विंडो एक्सप्लोर का काम क्या होता है। तो विंडो एक्सप्लोर का काम होता है फाइल और फोल्डरों को व्यक्तिगत करना। तो
आप वो सारा चीज़ें काम को इसमें अप्लाई किया कीजिए कंप्यूटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि एमएस वर्ड में मेल मर्ज ऑपरेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ये तो जो 4 नंबर में जो आप देख रहे हैं ये कथन गलत है, क्योंकि 4 नंबर में ये लिखा हुआ है कि मेल मर्ज का अर्थ केवल ईमेल डॉक्यूमेंट को मर्ज करना होता है। तो ये गलत है, क्योंकि सिर्फ ईमेल नहीं होता है, इन्वेलप होता है, लेबल होता है, डायरेक्टरी होता है, और भी कई सारी चीज़ों को हम उसमें क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं चीज़ों को, लेकिन वो सिर्फ मेल मैसेज करने के लिए होता है, ये गलत है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक वर्कशीट हटाने के लिए, यानी कि एक वर्कशीट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको जो सीट को आप हटाना चाहते हो उस सीट पे राइट क्लिक कीजिए, उसके बाद डिलीट वाला ऑप्शन चुने और उस पर क्लिक कर दीजिए, वो फाइल क्या होगा, डिलीट हो जाएगा, या फिर कहिए कि वो वर्कशीट डिलीट होगा। जैसे यहाँ पर से 2, 3, 4 देख रहे हैं, तो यहाँ 4 नंबर को डिलीट करना, तो 4 नंबर पर हम राइट क्लिक कर देंगे, एक लिस्ट ओपन होगा, उस लिस्ट में सेकेंड नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उससे फिर क्या होगा कि मतलब जो वर्कशीट है वो डिलीट हो जाएगा। इसका दूसरा तरीका यह है कि आप होम पे क्लिक कीजिए, होम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से सेल ग्रुप है तो इसमें डिलीट का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर से जैसे इंसर्ट का ऑप्शन है तो इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से अलग तरह का सीट को और भी कई मतलब सीट क्रिएट कर सकते हैं, और इसी के जस्ट बगल में डिलीट का ऑप्शन है, वहाँ से हम लोग डिलीट कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है कि डैश डैश असेंबली कोड में लिखी सोर्स कोड को मशीन कोड में परिवर्तन करने कहलाता है, उसे हम लोग असेंबलर के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि यदि एक स्थिति सही है और दूसरी गलत है, यानी कि एक तरफ सही और दूसरा तरफ गलत है, तो एक वैल्यू वापस में पाने के लिए आपको कौन से फार्मूला का इस्तेमाल किया जाएगा या फिर कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाएगा। तो उसके लिए लॉजिकल फंक्शन का हम लोग उपयोग करेंगे, क्योंकि वो मतलब उसमें आप 2 तरह का फार्मूला लगाते हैं, जैसे पास या फाइल, गुड बैड या मेजर माइनर, इस तरह के चीज़ों को लगाते हैं। और ये जो बताते हैं कि लॉजिकल फार्मूला फंक्शन जो होता है, ये आप अगर MS एक्सेल ओपन कीजिएगा तो यहाँ पर से फार्मूला नाम का ऑप्शन होता है, और फार्मूला का ऑप्शन में यहाँ पर से लॉजिकल है, जैसे कि यहाँ पर से एंड हो गया, फॉल्स हो गया, इफ हो गया, इफ एरर हो गया, नोट हो गया, और हो गया, ट्रू हो गया। इस तरह की चीज़ों को करने के लिए हमारे पास इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पर से आप ये जान लीजिए कि इसके लिए लॉजिकल फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक स्लाइड में एनिमेशन के अनुक्रम को खींचने और बदलने के लिए आपको इस्तेमाल करना होगा एनिमल पैनल का। ये चीज़ कहाँ पे होता है, तो अगर आप MS पावर पॉइंट में जाते हैं, उसमें यहाँ पर से देखिएगा एनिमल नाम का ऑप्शन होगा, इसमें आप क्लिक करके यहाँ पर से एनिमल पेन्स पे क्लिक करके इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि एनिमल्स ग्रुप पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर से ये चोट आप लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर है 24 है कि A1 से लेकर AA1 में रेंज में कितने सेल आएगा, तो ये 27 आएगा, क्योंकि बताते हैं कि A1 से लेकर Z1 तक तो 26 हो गया, और उसके बाद Z जब होता है तो AA और AAB स्टार्ट होता है। इसे भी आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर से देखिए अभी हम A1 पे हैं, यानी कि पहला नंबर पे हैं, उसके बाद फिर अगर हम इस तरह से करते गए और उसके बाद फिर Z के बाद फिर क्या आ गया, A आ गया, और इधर से A तो क्या हो गया, कॉलम का नाम है, ये जो डबल देख रहे हैं वो क्या है, कॉलम का नाम है, और 1 जो देख रहे हैं वो क्या है, रो का नाम है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, मतलब 27 उसमें टोटल रो और कॉलम मिले हुए होते हैं, उसका मतलब कहना यह है। फिर क्वेश्चन नंबर 25 है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में साउंड इफेक्ट जोड़ने के लिए डैश डैश मेन्यू का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांजिशन मेन्यू का उपयोग किया जाता है। अब जैसे ये कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आपको पावर पॉइंट ओपन करना होगा, ट्रांजिशन ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पर से देखिएगा कि साउंड का ऑप्शन रहता है, तो यहाँ पर से कई तरह का साउंड तो इसमें खुद असेंबल रहता है, और इसके अलावा आपको और भी कई तरह का साउंड आपको चाहिए, तो इसके लिए आपको इंसर्ट पे जाइए, उसके बाद फिर यहाँ पर से साउंड पे क्लिक करके आप कोई भी इस तरह का साउंड को अप्लाई कर सकते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के दौरान। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है कि डैश डैश सभी अक्षरों को अपर केस में रूपांतरित करता है, यानी कि जब आप कोई भी टेक्स्ट को लिखे हुए हैं या फिर लिखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं कि सब कैपिटल में हो, स्मॉल कैपिटल के कोई फर्क ना रहे, तो उसके लिए Ctrl+Shift+A बटन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आपको हम प्रैक्टिकली दिखाते हैं, जैसे अगर ये चीज़ जो देख रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है और हम इसे डिलीट कर देते हैं और Ctrl+Shift+A बटन प्रेस कर दिए, अब जो भी चीज़ें लिखेंगे वो कैपिटल लिखाएगा, और Ctrl+Shift+A प्रेस की तो फिर वो क्या हो गया, स्मॉल हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कैप्स लॉक बटन वगैरह का कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर है उसके बाद 28 के बाद 26 के बाद फिर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 है कि MS वर्ड में डैश डैश विकल्प के रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध होता है, यानी कि MS वर्ड में
डैश डैश विकल्प यानी कि मेन्यू, रिव्यू मेन्यू के अंतर्गत आता है। तो ये जो आप देखते हैं स्पेलिंग एंड ग्रामर जो देख रहे हैं वो किसके अंतर्गत आता है, तो रिव्यू जो ऑप्शन होता है ना, रिव्यू मेन्यू होता है, उसके अंतर्गत आता है। फिर क्वेश्चन नंबर है इसमें 28 नंबर क्वेश्चन यह है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कशीट के सेलेक्टेड रो को छिपाने की शॉर्टकट की क्या होती है, तो Ctrl+9 बटन होता है। यानी कि आप किसी भी रो को आप यहाँ पर से छुपा सकते हैं, यानी कि हिडन किया जा सकता है। तो किसी भी रो को अगर आपको हाइड करना हो तो पहले उस रो को, जैसे यहाँ पर से देख रहे हैं कि 1 नंबर रो पे क्लिक किए हुए हैं, और इसी रो को अगर हमको हाइड करना हो तो कंट्रोल के साथ आपको 9 बटन प्रेस करना होगा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि सिर्फ 1 से यहाँ पर से 1 हाइड हो गया, 2 के बाद शो कर रहा है, तो फिर से वही शॉर्टकट की अप्लाई कीजिएगा तो फिर वो रिटर्न हुआ क्या होगा, वापस चला आएगा। फिर 28 नंबर क्वेश्चन के बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में एक एक्सेल सीट को एम्बेड यानी कि जोड़ने करने के लिए आप किस प्रकार का फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके लिए आपको इंसर्ट पे सबसे पहले जाना होगा। इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट नाम का ऑप्शन रहता है। जैसे यहाँ पर से इंसर्ट पे क्लिक किए, इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर से देखिएगा कि ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन से हम एक्सेल का फाइल, पावर पॉइंट का फाइल को इसमें आसान तरीके से लाया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है कि IP एड्रेस में डैश डैश वर्ग डैश डैश एड्रेस का उपयोग बहु प्रसारण अनुप्रयोग यानी कि मल्टी एप्लीकेशन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर होगा डी नंबर होगा, क्योंकि IP एड्रेस को भी अलग अलग क्लास में अलग अलग चीज़ों में बांट दिया गया है। तो ABCD 4 तरह का यहाँ पर से बांटा गया है। तो इस चीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।